Beats by Dallas, make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हमने केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेसिस दोनों पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो आपकी वन शॉट सीरीज है, इसके अंदर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर्स तुम्हारे लिए कवर अप करने में, तो मुझे बताना कि नहीं कि तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर आ रहा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई हाँ, मुझे पता है तुमको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है कि अरे सबके साथ कर दूंगा तो सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर यार ऐसा है कि ये चीज़ें बाद में जाके तुमको मतलब ऐसा फील होगा कि यार नहीं, थोड़ी बात अपन ने हेल्प कर दी थी अपने दोस्तों की, तो कुछ ना कुछ आएगा वापस से। ठीक है, सो अब आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं कि जिसको भी अगर मान लो कि यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन फील होता है, उसको लगता है कि वो यूट्यूब पर जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर भी जो है ये लेक्चर देख सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर जाकर देखना भी कंप्लीटली फ्री है। कोई भी आसानी से जाकर इन लेक्चर्स को एप्लीकेशन पर भी देख सकता है। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ही ये चैप्टर आपका आज खत्म होता है, ये लेक्चर खत्म होता है, आपको इस चैप्टर की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर रिफाइंड क्वेश्चन रहेंगे, 30 से 35 सवाल रहेंगे तुम्हारी पूरी टेस्ट के लिए। ठीक है, जहां पर तुम प्रॉपर टेस्ट वाली फीलिंग लेकर जो है वो टेस्ट दे सकते हो, जिसके अंदर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज रहेंगे। इसी के साथ तुम्हारे जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन शॉर्ट तुम्हारी प्रॉपर प्रिपरेशन वाला टर्म 1 को लेकर जो टेस्ट सीरीज है वैसी डाली गई है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। देखो, अभी हम लोग ना मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, 5 से 6 मिनट में तुम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज आसानी से समझ सकते हो। पहली चीज तो यह है कि मेटल्स आर ओपेक लस्ट्रस एलिमेंट्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो भाई सबको पता है कि मेटल सब ट्रांसपेरेंट तो होते नहीं है, ओपेक होते हैं, शाइनी होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या है? दे आर शाइनी। ठीक है, कैसे होते हैं? दे आर शाइनी। ठीक है, इसी के साथ साथ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको एक चीज अच्छी तरीके से पता है कि मेटल क्या होता है। भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर वो पढ़ा है ना, तो उसमें से जो कंडक्टर है वो ये मेटल्स काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, अब इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एक एक करके। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, दिखने में बड़ी बड़ी लग रही है। पहले मैं बात करता हूं अगर हार्डनेस की, तो मोस्ट ऑफ द मेटल सबको पता है भाई, सबके सामने एग्जांपल्स भी हैं कि मेटल्स जो होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे तुम तोड़ थोड़ी सकते हो मेटल को आसानी से। हार्ड होते हैं कि नहीं होते? हार्ड होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि सोडियम। ये जो आपका सोडियम है ना, ये पता है क्या है? ये एक एल्कली मेटल है। कैसा मेटल है? एल्कली मेटल है। ठीक है, और ये एक्सेप्शन क्यों है? एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि सोडियम मेटल जो है उसको एक नाइफ से भी कट किया जा सकता है। क्या आप बाकी मेटल्स को नाइफ से कट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट? पर ये जो सोडियम है जो कि एक मेटल है, फिर भी आप इसको जो है वो नाइफ से कट कर सकते हो। तो हम ये बोलते हैं कि भाई सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपके एल्कली मेटल लाइक सोडियम। ठीक है, जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हो। समझ गए? बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सही। दूसरी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। भाई सबको पता है मेटल्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी तो तुम देखते हो कि घरों के फाउंडेशन में, ब्रिजेस के फाउंडेशन में, बिल्डिंग्स के फाउंडेशन में मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेटल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब तुम सोचो ब्रिज थर्माकोल का तो बना नहीं सकते। ठीक है, एक गाड़ी भी गई उसके ऊपर से सब खत्म है कि नहीं? तो तुम देखते हो कि जनरली ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में भी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का यार ये मतलब है, तुम समझो कि मान लो कि आप किसी चीज के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस पुट कर रहे हो, तो वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना अच्छा काम कर पा रहा है, कितनी अच्छी, कितनी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू ब्रेकिंग अंडर टेंशन। मान लो कि बहुत मतलब मेटल है कोई, ठीक है, मेटल के ऊपर आप बहुत ऐसा टेंशन डाल रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो कि उसको तोड़ सको, पर वो टूट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर आपको उसको तोड़ना है मेटल को, तो बहुत ज्यादा आपको प्रेशर पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत सी। ठीक, तभी तो हम देखते हैं कि ब्रिज जो होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस पर कितना भी प्रेशर अगर आप उसमें डाल रहे हो, फिर भी वो गिर नहीं रही है, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत से। बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, स्टेट क्या होती है मेटल्स की? भाई सबको पता है मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स होते हैं सॉलिड। ठीक है, सबने देख रखा है भाई मेटल्स लिक्विड तो होते नहीं है, ऐसे तैर तो रहे होते नहीं है, मेटल सॉलिड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी।
मर्क्यूरी जो है ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी है एक मेटल, पर मर्क्यूरी जो है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर जो आपका मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड होता है, ठीक। ये एक्सेप्शन है। तो हार्डनेस के केस में आपका सोडियम एक्सेप्शन है और स्टेट के केस में आपका जो है वो मर्क्यूरी एक्सेप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। साउंड की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप मेटल को हिट करते हो तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है कि नहीं, ऐसा टिंग, ऐसा रिंगिंग साउंड आता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मेटल सोनोरस है। सोनोरस का क्या मतलब है कि जब मेटल्स बेसिकली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको सोनोरस कहते हैं, ठीक। बहुत सही। और यही एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल वायर्स को जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि गिटार हो गया, ठीक है। गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक, वो स्ट्रिंग्स भाई मेटल स्ट्रिंग्स होती हैं, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो किस काम आती है भाई, गिटार बजाने की काम आती है, ठीक है। तो वो जो रिंगिंग साउंड आता है नहीं आता गिटार में से, वो क्यों है भाई, वो मेटल की स्ट्रिंग क्यों यूज की जा रही है, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो एक ही लाइन में इसको खत्म करना हमेशा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है ना, अब उसके वायर के ऊपर तो वो इंसुलेटर लगा होता है, लेकिन जो एक्चुअल वायर होती है वो कॉपर वायर्स होती है, ठीक है। क्यों, कॉपर क्या है, मेटल है, एंड दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या होता है भाई, मैलिएबिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी है टू बीट इट डाउन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। मतलब मेटल तो भाई किसी भी स्टेट में हमको मिलता है, मतलब किसी भी शेप में मिलता है। तो मेटल की मैलिएबिलिटी बेसिकली मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम उसको थिन शीट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक। बहुत सही, नाइस। लास्ट में आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब है, मेटल्स आर डक्टाइल। ये एक आपको पॉइंट याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स को आप थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो। हम लोग घर में देखते हैं वायरिंग लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब मेटल हमको मिला, ठीक है, जब हमको मेटल उसकी रॉ स्टेट में मिलता है, ठीक है, क्या मेटल वायर की शेप का होता है, नहीं होता। मेटल तो कुछ भी शेप का होता है, उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं, उस वायर की शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की वायर की शेप में कन्वर्ट होने की, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक। बहुत से। तो ये हमारी बात हो गई डक्टिलिटी की। उसके बाद में मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि भाई साहब ये आपके ऐसे सॉफ्ट मेटल्स है तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है। बाकी जनरली मेटल्स का हाई होता है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और कलर जो होता है जनरली तुम देखोगे ग्रे होता है। जनरली मेटल्स का तुमने कलर देखा होगा, ग्रे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर गोल्ड और कॉपर एक्सेप्शन है, क्योंकि गोल्ड का कलर तुम देख सकते हो कुछ ऐसा होता है, और कॉपर का भी थोड़ा सा येलो ब्राउनिश टाइप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने कर ली है हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। अब यार नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि नॉन मेटल्स जो आपके होते हैं ना, ये बेसिकली आपके मेटल्स की प्रॉपर्टीज के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जैसे कि हार्डनेस की, हमने देखा था कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आपके जनरली हार्ड होते हैं, हाँ एक्सेप्शन है पर जनरली हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट। लेकिन यहां पर एक मजे की बात होता है, क्या है, डायमंड जो होता है ना, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नोन। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और डायमंड पता है क्या है, नॉन मेटल है। मतलब तुम सोचो कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस एक्चुअली में नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, वो डायमंड है। और हमको लगता तो ये है कि भैया मेटल होना चाहिए, पर मेटल नहीं है, ठीक है, वो डायमंड है, और डायमंड एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है वो है तो नॉन मेटल, बट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है। स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो भाई इनकी कुछ भी स्टेट हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। अब तुम मेटल को गैस स्टेट में कभी देख सकते हो क्या, ठीक है, तुमने देखा है ऐसे मेटल ऐसे उड़ रहा है गैस स्टेट में, नहीं देखा, राइट। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ये भाई किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। तीसरी बात आती है लस्टर की। भाई हमने देखा है कि लस्टर मतलब शाइन, लस्ट्रस हम बोलते हैं ना, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, तो वो शाइनी होते हैं। मेटल्स आर जनरली शाइनी, पर जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनका थोड़ा सा डल सा अपीयरेंस होता है। इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, डायमंड और आयोडीन। डायमंड और आयोडीन जो है ये जनरली कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। तो आपको जिस भी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसके एक्सेप्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की हार्डनेस की, तो भैया आपका नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पर आपका डायमंड एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। वैसे ही यहाँ पर भी है। सोनोरिटी की बात करते हैं कि भैया जब हिट किया जाता है नॉन मेटल्स को तो क्या आवाज आती है, रिंगिंग साउंड वगैरह आता है, नहीं आता है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर यहां पर एक एक्सेप्शन है, क्या? ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो है तो एक नॉन मेटल, ठीक है तो एक नॉन मेटल, पर ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद रखना कि आपके नॉन मेटल्स जनरली दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, ठीक। उसके बाद आता है मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जैसे कि हमने देखा था कि मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है, दे कैन बी इजीली ब्रोकन, ठीक है। नॉन मेटल्स बेसिकली ब्रिटल होते हैं, ठीक है, इनको इजीली तोड़ा जा सकता है, ठीक। फिर आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने क्या देखा था मेटल्स में, सब मेटल्स का यहाँ पर उल्टा ही होता है। हमने क्या देखा था कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ठीक, बहुत सही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाई ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो है मर्क्यूरी, ठीक है। ऐसा आपका मेटल जो कि इजीली कट किया जा सकता है नाइफ के साथ में वो है सोडियम। ऐसा मेटल जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का वो है सिल्वर। और ऐसा कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पर सीधी सी बात है कि हम घर में सिल्वर की जो है वो वायरिंग नहीं लगा सकते, नहीं तो घर से महंगी तो हमारे घर की वायरें हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सही। और सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, मेटल की बात चल रही है, ठीक है। तो ये मेटल की बात चल रही है कि भाई ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी, ऐसा मेटल जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का लेड, ठीक, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज की, की बात कर लेते हैं। तो मेटल और एयर का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा संबंध है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट सारे मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब मेटल जो है, सिंपल इक्वेशन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, तो बनाता है आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये रहा एग्जांपल आपका, कि जब कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो हमने क्या देखा कि मेटल, यानी कि ये यहाँ पर इस केस में मेटल क्या है, कॉपर, और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, सिंपल, समझ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बैलेंस मैंने नहीं किया, बैलेंस हम कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका जो ये मेटल और ऑक्सीजन का रिलेशन है वो क्या है, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान चीज़ थी है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। तो मैंने तुमको यार एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी बताया था कि जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर होता है बेसिक, ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो बेसिक। हाँ, हमारी गट फीलिंग ऐसी आती है कि यार मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक होना चाहिए, पर नहीं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। दे आर, बट देयर आर सम विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने इतना पढ़ा कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पर उसमें भी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे कि अगर तुम देखते हो ये Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये Al2O3 पहली वाली अगर आप इक्वेशन देखते हो तो उसमें HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और बना रहा है AlCl3 और H2O, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा अगर इक्वेशन में तुम देखते हो तो Al2O3 एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर भी ये क्या बना रहा है आपका, बना रहा नहीं बना, अच्छा ये क्या है, ये आपका रिजल्ट सॉल्ट एंड वाटर बना रहा नहीं बना रहा, बना रहा है ना, बहुत सही। तो इसका क्या मतलब है कि यार ये Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ये Al2O3 आपका बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये Al2O3 आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है कि ये तो भाई तुम्हारा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, इसी के साथ साथ मुझे एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना जो कि होता है, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा एक्टिव रहो इस मामले में।
ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड की बात हो गई, जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया अभी हमने क्या बात की कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब हम मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने मेटल ऑक्साइड के नेचर की बात कर ली कि बेसिक होता है। अब हम बात करेंगे कि मेटल ऑक्साइड पानी के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ कैसा होता है, तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं? मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि एल्कलीज होते हैं, तो वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इसका दो एग्जांपल्स हैं, एक तो है सोडियम ऑक्साइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड। हमने देखा था ना कि सोडियम और पोटेशियम जो है आपका, सोडियम और पोटेशियम जो है ये कैसे मेटल्स होते हैं, ये एल्कली मेटल्स होते हैं। हम अभी देख के आए थे जब मैंने एक्सेप्शन की बात की थी, तो ये कैसे मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। तो होता क्या है कि भाई सोडियम और पोटेशियम का जब ऑक्साइड बनता है, हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, पानी में वो घुलते मिलते नहीं हैं। पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं लाइक आपका सोडियम ऑक्साइड, ये रहा Na2O, ठीक है, एंड पोटेशियम ऑक्साइड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आपके एल्कली मेटल्स का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये एल्कलीज है ना। और हम पढ़ के आए थे कि बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो ये क्या है, एल्कली है, ठीक। तो ये पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो तुम देख सकते हो कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल है और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि भैया सिंपल सी भाषा में मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पर जो होते हैं उनको हम कहते हैं पर कुछ होते हैं, मतलब कुछ होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है दे फॉर्म एल्कली व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक। वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। होता क्या कि अगर आप पोटेशियम और सोडियम को अगर खुले में ऐसे छोड़ दोगे ना, तो फायर कैच कर लेंगे इमीडिएटली। इसीलिए ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, हाँ ये देखो। तो ये फायर जो है वो प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि इन्हें केरोसिन के अंदर इमर्ज रखा जाता है ताकि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो एटमॉस्फेयर से। समझ रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कारण है कि भैया इन्हें जो है वो केरोसिन के अंदर इमर्ज रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर खुले में छोड़ा जाएगा तो ये इमीडिएटली फायर कैच कर लेते हैं, इस हद तक रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये और दो तीन कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स सर्फेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं हम, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड की लेयर तो जम जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। देखो होता क्या है, होता क्या है, इसको तुम ऐसे समझो कि हमारी कार है, अगर स्नोफॉल हो रही है तो कार के ऊपर एक स्नो की लेयर जम जाती है। वैसे ही ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी जो है वो एक लेयर जम जाती है मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो लेयर जमेगी वो कौन सी होगी, मेटल ऑक्साइड की लेयर होगी। अब एक बार जो वो लेयर जम चुकी है उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सोचो कि अब मेटल और एयर के बीच में एक मेटल ऑक्साइड की लेयर है कि नहीं, तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, जैसे कि मान लो कि ये आपकी ये आपका मेटल का सरफेस है, ठीक है, और ये उसके ऊपर ना मेटल ऑक्साइड की एक लेयर जम चुकी है। ठीक है, तो अब सोचो कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट, ये जो मेटल है आपका, ये इस एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है ही नहीं, क्योंकि बीच में ये मेटल ऑक्साइड की लेयर है। ठीक है, तो इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और इसी के साथ साथ आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तुमने देखा होगा कि अगर तुम कोई आयरन रॉड को लेकर अगर उसको जलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो जलेगी थोड़ी, इतनी जल्दी जलेगी नहीं वो, तो बहुत मतलब तुम इतनी देर तक रोक ही नहीं सकते, पहली बात तो। ठीक है, पर तुमने देखा होगा कि जो आयरन की फिलिंग्स होती हैं, जो हम बोलते हैं जैसे कि हमारे शार्पनर के जो वो चिप्स होते हैं, वैसे ही आयरन की फिलिंग्स होती हैं, अगर उनको बर्न किया जाता है वो विगरसली बर्न करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हायर टेम्परेचर सिंस दे आर लीस्ट रिएक्टिव। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ में एटमॉस्फेयर, जैसे कि हमने देखा सोडियम पोटेशियम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ही ढीले ढस होते हैं, ठीक है, जिनको बिल्कुल कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो इतने आलसी होते हैं कि वो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है,
तो आपका जो गोल्ड है और आपका जो यहाँ पर सिल्वर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक, वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं, अभी तक हमने क्या बात की थी, मेटल की, मेटल ऑक्साइड की, मेटल ऑक्साइड और एयर की, मेटल ऑक्साइड और पानी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल और पानी की, ठीक है, बहुत सही। तो ये रहा हमारा सिंपल सा यार इक्वेशन, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो बनता है आपका मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बनता है आपका मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पर ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, ये मेटल ऑक्साइड, देखो इधर आओ, ये मेटल ऑक्साइड फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो होता यह है कि मेटल पानी में गया, मेटल जैसे ही पानी में गया उसके बाद बना आपका मेटल ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है ये वापस से पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो है वो समाप्त होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये इंपॉर्टेंट तो है, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके मेटल्स हैं वो पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, देखें, ठीक है, देख लेते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली इवन विद कोल्ड वाटर। देखो होता यह है कि आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मैं तुमको पहले दिखा देता हूँ क्योंकि वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके ओके ओके, हाँ जी, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज आपकी। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये अगर तुमने समझ लिया तो ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें तुमने ऑलरेडी समझ लिया। देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है वो कुछ इस तरीके से कर रखा है कि जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, फिर इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है, मैग्नीशियम की कैल्शियम से कम है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, जिंक हाँ उसके बाद में जिंक की एल्यूमिनियम से कम है, आयरन की जिंक से कम है। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक, वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। या फिर अगर आप उल्टा बोलना चाहते हो, आप अगर नीचे से ऊपर आते हो, ठीक है, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक, रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर यार ये होती है आपकी रिएक्टिव सीरीज, ठीक है, जिसमें अगर अब मैं बोलता हूँ कि चलो मुझे बताओ सबसे रिएक्टिव कौन है, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसके नीचे तो फिर रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो भी आपका जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। फिर उसके जस्ट बाद आता है आपका सोडियम, ये भी बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करते 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 देखो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ में इवन हायर टेम्परेचर्स पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। देखो जरा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आ रहे हैं, दोनों सबसे नीचे आ रहे हैं, ठीक, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत आलसी, ठीक है, बहुत सही। तो ये होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, जिसमें आपको इस तरीके से जो मेटल्स को अरेंज करके दिखाया गया है कि भैया एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखाया गया कि ये इस तरीके से अरेंज है कि अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बहुत सही। अब हम आते हैं वापस से हमारे पेज के ऊपर। हाँ जी, तो देखो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब तो कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगी भाई, तुमको पता है कि पोटेशियम और सोडियम ये जो है ये ना मतलब ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं आपके जो कि मतलब बहुत ही रिएक्टिव हैं, ठीक है, तो तुम कुछ भी ला कर देते हो ऐसे ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पोटेशियम और सोडियम है ये इवन ठंडे कोल्ड वाटर के साथ में भी बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम इन दोनों की तो हमने बात कर ली कि भाई सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ में, ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा होता है ना, वो जो हाइड्रोजन निकलता है, ये जो पूरी रिएक्शन होती है वो इतनी वायलेंट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि ये जो हाइड्रोजन निकलता है ये हाइड्रोजन में भी आग लग जाती है। सोचो जरा कितने रिएक्टिव होंगे ये, ठीक, वेरी गुड। तो ये रही आपकी इक्वेशन कि भैया जब आपको पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब भाई H2 जो है बना था ये तो बना ही था ना, ये कहीं भागेगा थोड़ी, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रही आपकी हीट एनर्जी, ठीक है, बहुत सही, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। तुम इसको अलग अलग मत समझो, ये तो तुमको एक्सप्लेन किया गया है। इन शॉर्ट तुम्हारा बनता ये है, पर अब जो हाइड्रोजन बना है उसको भी तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो यार हमने अभी तक ये देख लिया कि आपका पोटेशियम और सोडियम जो है वो ठंडे पानी के साथ में बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आ रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो हमने बात कर ली पोटेशियम की, फिर हमने बात कर ली सोडियम की।
तुम जैसे जैसे नीचे आओगे ना वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। रिएक्टिविटी कम होती जा रही है तो नखरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये पोटेशियम और सोडियम बोले भैया हमको कोई जरूरत नहीं है, तुम ठंडा पानी भी लेकर आओ, आराम से जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत सही। हम जैसे ही सोडियम पोटेशियम के नीचे आए कैल्शियम की तरफ, कैल्शियम बोलता है कि यार ब्रो देखो यार ठंडे पानी के साथ तो अपना काम जो है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, नहीं पहले तो तुम ये देखो, चलो पहले तो तुम ये देखो कि पोटेशियम और सोडियम जो है, इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि पोटेशियम और सोडियम जो है ये ना बहुत कम नखरे वाले। ठीक है, ये बहुत कम नखरे वाले, तो इनका ऐसा कुछ नहीं भैया, तुम ठंडा पानी भी लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम की जो रिएक्शन है पानी के साथ में वो थोड़ी सी कम वायलेंट है। ठीक है, इतनी वायलेंट नहीं है जितनी आपकी पोटेशियम और सोडियम की थी, इतनी वायलेंट नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस केस में भी आपका सब कुछ होता है भैया, इस केस में भी आपका क्या होता है कि आपका जो है वो हीट इवॉल्व होती है, सब हो रहा होता है, पर हीट इतनी इवॉल्व नहीं होती या फिर ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक नहीं होती है कि ये जो हाइड्रोजन निकला है उसमें आग लग जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पोटेशियम और सोडियम के केस में जो है बहुत एक्सोथर्मिक होती है, आग बिल्कुल ऐसी लग जाती है। कैल्शियम के केस में इतनी नहीं होती है। अब तुम्हारे नखरे स्टार्ट होंगे। ठीक है, कैल्शियम तक सब ठीक चल रहा था, अब तुम्हारे नखरे स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका, देखो इसके बाद में क्या आएगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आएगा ना। चलो देखते हैं। ठीक है, बहुत से कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। देखो अब इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सब ठीक था, है ना। इसके बाद आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम के केस में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसके जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अब वो कैल्शियम पे चिपक गए, अब वो फ्लोट करने लगता है कैल्शियम। ठीक है, मान लो कि अगर तुमने 4-5 जैसे बलून्स हैं, उन सबके ऊपर कुछ ऐसी एक उन सबके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, और फिर उन सब बलून्स को उड़ा दिया थोड़ा सा पैक करके, इमेजिन करो, तो वो कार्डबोर्ड भी उनके साथ उड़ जाएगा, है कि नहीं, थोड़ी देर उड़ेगा पर उड़ेगा तो सही। ठीक, फिर तो गिर जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं ना वो इस कैल्शियम पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण ये फ्लोट करने लगता है। ठीक, अब उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने बोला मेरे थोड़े से नखरे हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर गए, कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो थोड़ी सी लेस वायलेंट है। मैग्नीशियम ने बोला कि यार मैं ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे गर्म पानी चाहिए। तो हम अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है तो भैया इसके लिए गर्म पानी लगता है। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम के नखरे थोड़े से ज्यादा, ये कहता है कि ठंडे पानी के साथ नहीं होगा अपना काम, तुम गर्म पानी लेकर आओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके साथ तो ये हम समझ गए। अच्छा, इसी के साथ साथ इस केस में भी क्या होता है कि बबल्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं इसके सरफेस के ऊपर, तो ये फ्लोट करने लगता है। उसके बाद में हमने क्या देख लिया, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, नखरे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैग्नीशियम के बाद और नखरे बढ़ेंगे। अभी तक तो हमने देख लिया कि मैग्नीशियम बोल रहा है कि चलो ठंडा नहीं, तुम गर्म पानी लेकर आओ मेरे लिए, गर्म पानी ठीक रहेगा। इसके बाद में आते हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये तो सबसे ऊपर वाले हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भैया हम ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तुम हमारे लिए स्टीम लेकर आओ। ठीक है, तुम हमारे लिए क्या लेकर आओ, स्टीम लेकर आओ, हम उसमें रिएक्ट करेंगे। तो इनके लिए फिर ये देखो, metals like aluminum, iron and zinc do not react with cold or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen. तो इनके लिए स्टीम लानी पड़ती है। ये देखो यहाँ पर H2O का G लगा हुआ है। G क्यों लगा हुआ है? G इसलिए लगा हुआ है क्योंकि H2O G स्टीम, ठीक है, स्टीम गैस की फॉर्म में। ठीक, अरे वेरी गुड, है ना। तो सोडियम पोटेशियम के नखरे नहीं है, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। कैल्शियम को तो तुम थोड़ा सा ऐसा समझो कि हाँ वो रिएक्ट कर जाता है, पर उसकी रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोलता है कि यार मुझे गर्म पानी लगेगा। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये बोलते हैं कि हमें स्टीम लगेगी। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में दोनों जो है वो फ्लोट करने लगते हैं। अब एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, मुझे कमेंट करके बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। अभी 1 मिनट पहले मैंने तुमको बताया, 3 नाम लिए, उनमें से एक यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, देख भी सकते हो, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक मैंने बताया। अब इसमें से तुमको मुझे कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब आपका मेटल, है ना, एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा होता है तो बनता है आपका सॉल्ट और H2 गैस। तो इसमें तो कुछ दो राय नहीं है, कुछ भी ऐसा टफ वफ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है कि जनरली क्या होता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस निकलती है, पर कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है कि आपका जब
मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उस केस में H2 गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती? क्योंकि देखो होता क्या है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होता है मेटल का, तो क्या बनता है? HNO3 बनता है। ठीक है, क्या बनता है? HNO3 बनता है। ठीक है, अब ये जो HNO3 बनता है ना, ये जो HNO3 बनता है, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो खुद तो रिड्यूस होता है पर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो होता क्या है कि ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो H2 गैस बनती है ना, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि ये HNO3 जो है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और किसी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये ना उस H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, उस H2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, तो H2O बन जाता है। मतलब H2 बन ही नहीं पाता है, ये H2 जो बन रहा होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वो H2O बन जाता है। ठीक है, अब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद तो रिड्यूस होगा, तो हाँ, it oxidizes the H2 produced in the water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides। तो ये HNO3 जो है वो खुद एक मतलब खुद अपने किसी और फॉर्म में जो है वो खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हर केस में, मतलब सारे केस में हम देखते हैं कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट कर रहा है तो आपका सॉल्ट और H2 गैस बन रहा है, पर एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड वाला, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि आपका H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब इसका भी तोड़ है, इसका भी क्या थोड़ा है कि अगर मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ में इस HNO3 की रिएक्शन हो रही है, बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ठीक है, तो उस केस में H2 गैस इवॉल्व हो सकती है। जनरली सारे मेटल्स के साथ में नहीं होती है, पर अगर मेटल मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज है, मतलब सॉरी, अगर आप मैग्नीशियम या मैंगनीज ले रहे हो और इसी के साथ साथ अगर आप बहुत डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो, तो उस केस में H2 निकल सकता है। बाकी जनरल केसेस में जो है वो नहीं निकलता है, क्योंकि वो पानी में कन्वर्ट हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। भाई सबने देखी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस के अंदर। मैंने क्या बताया था कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। सेम लाइक कि दो किंगडम्स हैं, एक बहुत ही ताकतवर राजा है, एक इतना ताकतवर राजा नहीं है। तो जो ताकतवर राजा है वो कम ताकतवर राजा को उसकी गद्दी से हटा के खुद वहां पर बैठ जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेटअप किया गया है, ये सिर्फ इतना बताने के लिए किया गया है कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब हमने क्या बात की थी कि भैया जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो अब तुम समझ सके हो कि ये रिएक्टिविटी डिसाइड कैसे होती है। तुम्हारे पास में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, तुम उसको देख के बता सकते हो कि भैया ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, इसमें एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4 जिसको हम कहते हैं। ठीक, जिसके अंदर है आयरन नेल, है ना, उसके अंदर है आयरन नेल यानी कि Fe। ठीक है, अब देखो ये जब रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी इसके बाद क्या होगा। तो यार हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या आयरन इतना रिएक्टिव है, या फिर हमको इतने से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इतने से मतलब है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव आयरन है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटा देगा और खुद वहां जाकर बैठ जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं। भाई ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर। आयरन जो है वो ऊपर आ रहा है, कॉपर जो है वो नीचे आ रहा है। हमने देखा था कि जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती जाती है। इसका यह मतलब है कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, क्योंकि नीचे जब आप आ रहे हो तो कम होती जा रही है। तो भाई आयरन की जो है वो ज्यादा है और कॉपर की कम है ना। बहुत बढ़िया। तो इसका यह मतलब है कि हाँ, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। तो क्या होगी रिएक्शन, Fe प्लस CuSO4। हाँ, अब जो है आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। इसलिए तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया है और जो कलर है वो चले गया है। क्यों चले गया है, क्योंकि अब CuSO4 नहीं रहा, अब बन चुका है FeSO4। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो अब हम बात करने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबको ये पता है कि भैया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है,
ठीक है। नोबल गैस मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि यार मेटल्स और नॉन मेटल्स ना दोनों यही चाहते हैं कि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर पाए, यानी कि उनका जो वैलेंस शेल है वो भी पूरा फिलअप हो जाता है, यानी कि वो एक स्टेबल स्टेट अचीव कर ले, ठीक है। पर अभी हम ये बात करेंगे, पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि कैसे लिखते थे ताकि तुम भूल ना जाओ। अगर सोडियम है आपका और अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 दे रखा है तो उसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो वो कुछ ऐसा लिखते हो 2 8 1, ठीक है। तो 2 + 8 10, 10 + 1 11, तो ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तुम एक चीज नोटिस करोगे कि मेटल्स जो होते हैं ना ये जनरली इस फिराक में होते हैं कि यार वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर पाएंगे। जैसे कि अगर तुम देखते हो सोडियम की बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, लूज कर देगा, किसी और को दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2,8, ठीक है, बहुत सही। और अगर तुम देखते हो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका है, नियॉन का है, मतलब ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो इनका मेटल्स और नॉन मेटल्स का यही एम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर पाए। अब अगर तुमको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन देखना है तो वो कुछ ऐसा दिखता है कि भैया वैलेंस शेल जो है वो भी फिल्ड अप है, ठीक है, मतलब स्टेबल स्टेट अचीव हो चुकी है, ठीक, बहुत से, है ना। तो तुम ये चीज नोटिस करोगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 281, ठीक है, 282, 283, ये जैसे आपके इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं ना उसमें जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन, भाई सोचो अगर इसको अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना है, इसको अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना है, अगर इसको 2,8,8 बनना है, मान लो ऐसा करना है, तो इसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। वही इसके पास चॉइस है कि ये 2,8 बन जाए, भाई दोनों ही केस में वो नियरेस्ट नोबल, मतलब दोनों ही केस में वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ही अचीव करना है ना, तो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 2,8,8 बन जाए, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2,8 बन जाए। सोचो जरा क्या आसान होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। भाई सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बड़ी ही आसानी से 2,8 बन जाएगा। सिमिलरली 282 के केस में होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की, ठीक है भाई, अगर इसको 2,8,8 बनना है, अगर इसको इस टाइप का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, तब जाके आखिरी वाले शेल में क्या होगा, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। वही इसके पास एक और चॉइस है कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये बन सकता है, तो भाई ज्यादा आसान ये है ना, ज्यादा इजी ये पड़ेगा, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में कितनी एनर्जी लगेगी तुम सोचो, है कि नहीं, बहुत सही। तो जनरली तुम देखोगे मेटल्स के केस में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अगर मैं 3 की बात करता हूं, आखिरी में 3 आ रहा है, तो इसके लिए आसान है कि ये 3 लूज कर दे, ठीक है, और 2,8 बन जाए, है ना, रादर देन 5 गेन करना, ठीक, बहुत सही। पर नॉन मेटल्स के केस में उल्टा होता है। चलो वो तुमको यार एग्जांपल देके समझा दो ताकि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। अभी तक जो पढ़ा सिर्फ इतना याद रखो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ही नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना है ताकि दोनों ही स्टेबल हो जाए, ठीक है। एक और चीज याद रखो कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, लूज करने की, और आपके नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक, बहुत सही। जब मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, NaCl की, तो इसमें तुम देखो Na क्या है, आपका मेटल है, और Cl क्या है, आपका नॉन मेटल, यानी कि ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल का कुछ तो भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत सी। अब देखो होता क्या है, सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,8,1, ठीक है। ये बोलता है यार कोई ऐसा, मतलब तुम सोचो कि मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना फोन सेल करना है, फोन बेचना है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा उसको ग्राहक मिल जाए जिसको फोन खरीदना है तो दोनों के लिए कितना अच्छा होगा। भाई मान लो बंटी को फोन बेचना है और मोंटी को फोन खरीदना है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, बहुत सही। वैसे यार ये कहता है कि कोई अगर ऐसा है जो कि मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पता है क्या होगा, ये बन जाएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना तो पता है क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन जाएगा। अब ये तुमको समझा दो क्या लिखा हुआ है, देखो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए हमने आगे +E लिखा है, ठीक है, हमने आगे इसलिए +E लिखा है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो आगे +E। भैया आगे +E क्यों लिखा, क्योंकि ये मिला के आपका Na बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने ये दिखाने के लिए कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है, इसलिए अलग से यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। Na+ क्यों हुआ, क्योंकि तुमको पता होगा कि जब
इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, बहुत सही। तो ये Na प्लस बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बना है, ये कैसा है, नियरेस्ट नोबल गैस वाला है। ये कैसा है आपका, अब ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है, ओके। सब हटाओ, सब भूल जाओ और अब फोकस करो सिर्फ इस पर जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया और बन गया 2,8, है ना। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, इसके लिए इसको ग्राहक मिल गया। कौन ग्राहक था, क्लोरीन। क्लोरीन ने बोला यार कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, दे रहे हो, तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। अब सीधी सी बात है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2,8 तो बनेगा नहीं, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। उससे अच्छा तो यही होगा ना कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बन जाए 2,8,8, ठीक है। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है वो कहां से मिलेगा। सोडियम ने बोला कि भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मुझे देना ही है, ठीक है। तो इसने बोला कि हाँ तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, ये क्लोरीन कर लेता है गेन और बन जाता है Cl, ठीक है, और बन जाता है आपका Cl, ठीक। तो ये था 2,8,7, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया 2,8,8, ठीक है। इसने भी अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, इसने भी अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पर खुश हैं, ठीक। तो मेटल ने क्या किया, सोडियम यानी कि मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, नॉन मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, भैया कैसे बनाते हैं, पहले तो ये देख लो। तुम लिखोगे सोडियम Na, ठीक है। अब पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्या है, 2,8,1 है ना, बहुत सही। और आपका क्लोरीन का क्या था, 2,8,7 था, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे और उसके बाद में जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिनोट करेंगे। तो यार सोडियम के केस में ये जो सबसे बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे डॉट के थ्रू जो है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर सकते हैं। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिनोट करना है। अब तुम चाहो तो इसको भी डॉट से डिनोट कर सकते हो, पर आसानी हो, चीजें डिफरेंशिएटेड रहे, इसलिए हम लोग क्रॉस के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, तो ये Na बन जाएगा और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 बन जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ ऐसा आपका बन जाता है, ये देखो, है कि नहीं, बहुत सही, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ कि भैया सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब मान लो हमने अभी बात कर ली NaCl की, है ना। Na को एक इलेक्ट्रॉन देना था, Cl को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना था, दोनों में म्यूचुअली बात हुई और दोनों ने बोला कि हाँ तू इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ठीक है, बहुत सही। तो वो NaCl बन गया। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हो कि आप आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सिर्फ वो दिखाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि MgCl2 कैसे बनता है। अगर Mg और Cl के बीच में कुछ कंपाउंड बनाना है तो वो कैसे बनेगा। देखो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। Cl का हमको पता है, Cl का हमको पता है क्या होता है 2,8,7। अब तुम देखो, अगर Mg और Cl के बीच में कुछ हमको रिएक्शन करवाना है, कुछ अगर होना है, तो Mg कहता है कि यार मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, और क्लोरीन कहता है कि यार मुझे तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब इनके बीच में डील कैसे होगी। तो क्लोरीन कहता है यार मेरे जैसे और बहुत सारे क्लोरीन्स हैं, ठीक है, मैं अगर किसी भी एक अपने क्लोरीन दोस्त को लेकर आता हूं तो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो होगी, ठीक है। तो ये क्लोरीन कहता है कि आप अपना इन दो में से आप अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दो और एक इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त को दो, ठीक है। तो कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे तो बस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने से मतलब है, ठीक है। तो Mg क्या करता है, Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, उसमें से Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, तो Mg क्या बन जाएगा 2,8 और इसको ऊपर लग जाएगा 2 पॉजिटिव। क्यों लगेगा 2 प्लस इसलिए लगेगा क्योंकि Mg जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो 2 पॉजिटिव का चार्ज लगेगा, ठीक है। और इसलिए हमने आगे डिनोट भी किया है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं और अब Mg 2+ बन चुका है। तो इसका ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और जब मैं बात करता हूँ Cl की, ठीक है,
तो Cl जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक Cl के केस में होगा। इसको है ना हम इस फॉर्म में अब देखते हैं, इस फॉर्म में हम लोग जो है वो देखते हैं। चलो Mg है, Mg 2,8,2, Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। इसने बोला कि यार मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो क्लोरीन ने बोला कि हाँ मैं मेरे जैसे एक और क्लोरीन लेकर आता हूँ। तो ये रहा एक क्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरा क्लोरीन भी सेम ही होगा क्योंकि क्लोरीन तो बदलेगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये एक इसके पास चले जाएगा और ये एक इसके पास चले जाएगा। अब तुम सोचो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एक Mg लग रहा था तो Mg और Cl कितने लगे, 2, तो Cl के नीचे 2, खत्म बात। ठीक है, खत्म बात। और क्या चाहिए तुमको बताओ। ठीक है, और क्या चाहिए बताओ। ठीक, इससे ज्यादा और क्या लोगे, है ना, इतना आसान ही है। ठीक, तो तुमको सिर्फ ना फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ढंग से फोकस कर लिया तुम्हारे लिए चीजें हलवा है। ठीक है, अब मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl3 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl3 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में अगर हमको कुछ कंपाउंड बनाना है, आयनिक कंपाउंड बनाना है, तो कैसे बनेगा। तुम सोचो एल्यूमिनियम जो है, देखो पीछे आओ, ये देखो एल्यूमिनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,3 है, 2,8,3 है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अरे यार ओके, हाँ जी, तो एल्यूमिनियम 2,8,3 यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये तो बोल रहा है कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देने हैं। क्लोरीन बोलता है कि हाँ जी चलेगा, एक तो मैं रख लूंगा, एक मेरा दोस्त क्लोरीन रख लेगा और मेरा एक और दोस्त क्लोरीन रख लेगा। ठीक है, तो एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, तो इस एक Al के लिए 3 Cl लग रहे हैं, तो उस केस में बनता है AlCl3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी एक बार देख लो। ये जो कंपाउंड्स अभी बने हैं वो कैसे कंपाउंड्स बने हैं, आयनिक कंपाउंड्स बने हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है। ठीक है, बहुत से। तो ये जनरली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो होता क्या है ना कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी तगड़ा होता है। ठीक, बहुत से। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब चूंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है। तो इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना जो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी एनर्जी लगती है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड तोड़ने के लिए काफी एनर्जी लगती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगेन हाई होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो ये जो है वो पानी के अंदर ही जनरली सॉल्युबल होते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस, ठीक, which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity. तुम सोचो आयनिक कंपाउंड अगर अपनी सॉलिड स्टेट में है तो भैया कोई स्कोप ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का, क्योंकि आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए। ठीक है, आयंस को इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी जब आयंस भाई फ्री हो मूव करने के लिए। सॉलिड स्टेट में तो फ्री नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोल्टन स्टेट की, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्टन स्टेट। क्यों? ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि होता क्या है कि जब मोल्टन स्टेट में होता है ना, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो चुका होता है। और उस केस में हीट के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो चुका होता है, और उस केस में आयन जो है वो थोड़े से फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इसलिए मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आयन्स मूव फ्रीली। भाई सॉलिड स्टेट में सबको पता है पैक्ड रहेगा, सब सॉलिड स्टेट है तो पैक्ड रहेगा। लेकिन जब मोल्टन स्टेट है, मोल्टन स्टेट क्यों है? क्योंकि हीट प्रोवाइड की गई। तो उस हीट प्रोवाइड करने के कारण क्या हुआ कि जो आयनिक बॉन्ड थे वो टूट गए। ठीक है, और अब जो आपके आयन्स है वो मूव करने के लिए फ्री है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सही। तो अब जब वो आयन्स फ्री है तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, क्योंकि अब आयन्स फ्री है तो मूव कर सकते हैं इजीली। पर सॉलिड स्टेट में क्या था, फ्री नहीं थे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती थी। ठीक है, बहुत सही। और आगे चलते हैं, वाई आर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल। तो ये आपका एक अगेन थोड़ा सा हायर क्लास का पार्ट है, बस इतना ध्यान रखो कि आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन एनी लिक्विड दैट इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द आयनिक बॉन्ड इन देम। तो उनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड तोड़ सकता है आपके आयनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, इसी पॉइंट तक देखना सिर्फ इंपॉर्टेंट तो यही है कि वाटर ब्रेक्स द आयनिक बॉन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वाटर इटसेल्फ हैज अ मोर आयनिक बॉन्ड देन पोलर इन नेचर। ठीक है, होता क्या है कि जब पानी में जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जिसके कारण जो है इनका आयनिक बॉन्ड टूट रहा होता है। ठीक,
ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है नहीं, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा हायर क्लास में तुम्हारे आएगा, पर इतना ध्यान रखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तुमको पता होनी चाहिए और आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है वो पता होना चाहिए। बाकी तो हमने काफ़ी कुछ जो है वो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर तुमको पॉइंट वाइज जाना तो एक बार जा सकते हो, ठीक है। पेट्रोल और केरोसिन इसको जो है वो इस मतलब पेट्रोल और केरोसिन के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वो इनका आयनिक बॉन्ड तोड़ नहीं पाते, ठीक है। बहुत सही। विद दैट बीइंग सेड द चैप्टर हैज कम टू एन एंड। इस चैप्टर की आपको टेस्ट मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। अभी जाओ टेस्ट अटेम्प्ट करो, जिसने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि एट द एंड भाई साहब इतनी सारी जो चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही हैं, ठीक है, उसका आप यूटिलाइज तो करो, ठीक। बस विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।